हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लर्न विथ डीएस सर में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की एक अति महत्वपूर्ण क्लास। साथियों आज की हमारी क्लास संख्या रहने वाली है पार्ट 83, यानी कि आज 83वां क्लास है। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 82 क्लास नहीं देखे हैं तो आप चैनल में जाकर के वीडियो सेक्शन में सारे के सारे पार्ट देखने का प्रयास कीजिए। दोस्तों पिछले क्लासेस में एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए गए हैं। और जो आपकी कल की क्लास नहीं हो पाई थी उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और दोस्तों थोड़ा गले में भी दिक्कत है, बोलने में थोड़ी समस्या हो सकती है वॉइस प्रॉब्लम की। आप उसको हैंडल कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से टॉप 15 प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे। आज है दोस्तों जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है 48, 24, 96, 48, 192, तो क्वेश्चन मार्क सीरीज का एक शानदार सा क्वेश्चन है। इसमें से बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 को, ये भी अक्षर श्रृंखला जो लुप्त मिसिंग नंबर की श्रृंखला होती है अक्षर की, उससे संबंधित प्रश्न है। इसमें भी देखेंगे किस प्रकार से इस श्रृंखला को हम पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन भी दिए गए। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 13 पे यहाँ पे कह रखा है कि एम डी के पूर्व में है, के एफ के पश्चिम में है और एफ डी के दक्षिण में है, एम के किस दिशा में स्थित है। यानी कि ये एक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। और अपनी ये जो रीजनिंग की क्लास है कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कौन कौन से एग्जाम में ये पूछे जाने वाले हैं। तो आपका एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसी, सीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी पैट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी टेट, पैट तथा यूपी टेट और भी प्रतियोगी परीक्षाएं जो अन्य परीक्षा होती हैं जिन सभी में रीजनिंग पूछा जाता है उनके लिए भी ये क्लास शानदार साबित होगी। तो अगली इन्फॉर्मेशन ये है, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है दोस्तों, इफ़ यू वांट टू पीडीएफ ऑफ दिस क्लास यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। यानी कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको निरंतर क्लास से संबंधित इन्फॉर्मेशन और क्लास नोट डेली के बेसिस पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, मोस्टली एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, अगर दोस्तों हृदय का संबंध कार्डियोलॉजिस्ट से है, कह रहा है अगर हृदय का संबंध कार्डियोलॉजिस्ट से है तो वृक्क का संबंध किससे हो जाएगा, ये बताना है। देखिए अगर बात कर लेते हैं हृदय की, तो हृदय का जो दोस्तों अध्ययन होता है, हृदय की जो क्या कहते हैं जांच वगैरह, उसका अध्ययन किया जाता है। हृदय का जो अध्ययन किया जाता है साथियों, और अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय का अध्ययन कार्डियो होता है, जबकि हृदय का अध्ययन करने वाला कार्डियोलॉजिस्ट होता है। उसी प्रकार वृक्क का अध्ययन नेफ्रो हो जाएगा, और वृक्क का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होगा उसे बोला जाएगा नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या बोला जाएगा साथियों? नेफ्रोलॉजिस्ट बोला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का दूसरा प्रश्न हमारे सामने अक्षर श्रृंखला का शानदार सा प्रश्न है। इसमें से जल्दी से बताइए कौन सा जो ऑप्शन आएगा इनमें से जो हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति करेगा। तो साथियों अगर इस प्रश्न की बात कर लें तो जब भी ऐसे प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं तो सबसे पहले अक्षर श्रृंखला में टोटल अक्षरों को काउंट करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। यहाँ पर दोस्तों जो नंबर ऑफ टर्म मिलेंगे, यानी कि टोटल पदों की जो संख्या है वो आपकी 18 है। कितनी? 18। और 18 के लिए हम पेयर बना सकते हैं। कौन कौन से? तो आप कहेंगे सर एक पेयर बना सकते हैं 9 × 2 का, एक पेयर बना सकते हैं 2 × 9 का, लेकिन ये बड़े बड़े पेयर बन रहे हैं तो इन बड़े पेयरों को नहीं बनाएंगे, या फिर छोटे ज़्यादा पेयरों को नहीं बनाएंगे। एक मीडियम लेवल का पेयर बनाएंगे जो हमारा 3 × 6 का होना चाहिए, या फिर 6 × 3 का होना चाहिए। तो मैक्सिमम केसेस में हम बड़े पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 6 × 3 का पेयर बनाते हैं। तो 6 × 3 में पहला पेयर हमारा यहाँ से बनेगा, गौर से देखिएगा आप लोग। उसके बाद दूसरा अगर पेयर देखा जाए तो यहाँ से बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा, ठीक है, ये दूसरा पेयर हो गया।
तो इसके बाद अब इसमें फिल क्या कर सकते हैं ये भी देखना है। तो देखिए अगर बात कर लें यहाँ पर डबल ए है, डबल बी है, तो यहाँ पर हमें डबल सी दिखाई दे रहा है। अगर हम बीच में डबल सी कर दें तो एक पेयर बनेगा डबल ए डबल सी डबल बी। तो यहाँ पर भी हमारा डबल ए, एक मिनट, डबल ए डबल सी और डबल बी हो जाएगा। यहाँ पर भी डबल ए डबल बी और डबल सी हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर फिल क्या किया है, तो आप कहेंगे सर सी फिल किया है, उसके बाद ए, फिर बी, फिर सी और बी, इस तरह से फिल किया है। तो आप देखेंगे अगर सी से ऑप्शन शुरुआत जो हो रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी नंबर का है। और इस तरह से हम दोस्तों कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है यही हमारा सही उत्तर है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि ट्रुथ को ये लिखा जाता है तो फॉल्स का कोड क्या होगा। देखिए अगर हम बात करेंगे ट्रुथ की तो आप इसको प्रश्न को गौर से समझेंगे। ट्रुथ को इस तरह से कुछ लिखा है, TRU आगे फिर से TH, इस तरह से लिखा है। तो अगर आप देखेंगे इसमें टी को, तो टी के एक पहले आने वाला नंबर लिखा गया है, उसके बाद एक बाद में आने वाला यानी कि SU। उसके बाद अगर आप आर को देखेंगे तो इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है, इसके एक पहले वाला नंबर, एक इसके कौन सा अगला वाला, यानी कि आर के बाद आता है हमारा एस। उसके बाद यू के पहले एक एक नंबर आता है टी और दूसरा नंबर यू के पहले आता है वी। तो इस तरह का कोड चल रहा है, यानी कि जो नंबर है उसके आगे पीछे के दोनों नंबर लिखे गए हैं। अब देखिए हम अगर इसी बेसिस पर चेक कर ले फॉल्स के बारे में, किसके बारे में दोस्तों, फॉल्स, FALSE। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। फॉल्स के पहले एफ के पहले ई आता है, ठीक है, और उसके बाद में जी आता है। तो यानी कि ई और जी से शुरुआत होनी चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे यहाँ पर FG से शुरुआत हो रही है, जो कि गलत है। अब चेक कर लेते हैं लास्ट वाले से। तो लास्ट में ई के बाद में क्या आता है दोस्तों, एफ आता है और ई के पहले डी आता है। तो DF लास्ट में कौन कौन से में है, तो आप देखेंगे लास्ट में यहाँ पर DF नहीं है तो ये गलत हो गया, यहाँ पर भी DF नहीं है तो ये भी गलत हो गया। अब हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है। जो भी कोड था ट्रुथ का वो टी के मतलब जो ट्रुथ में नंबर थे उनके एक एक अक्षरों के आसपास के जो अक्षर थे वो दे रखे थे, वही के उसी के आधार पर इसको सॉल्व करना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। यहाँ पर देखेंगे भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी है और लावड़ी है। तो दोस्तों अगर आप जीएस पढ़ते हैं, यदि कंपटीशन कर रहे हैं तो जीएस में आपको ये बेसिक नॉलेज है, ये पता होना चाहिए। जो भरतनाट्यम है ये एक क्लासिकल डांस है। क्या है दोस्तों, याद रखेंगे, ये एक क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी भी एक क्लासिकल डांस है, याद रखेंगे दोस्तों, ये भी एक क्लासिकल डांस है। इसके अतिरिक्त अगर देखेंगे ओडिसी, ये भी एक क्लासिकल डांस है। तो ये सारे के सारे क्लासिकल डांस है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। जबकि ये हमारा क्या है, फोक डांस है, ठीक है, ये हमारा फोक डांस हो जाएगा। फोक डांस का मतलब साधारण नृत्य, केवल डांस है, केवल किसी राज्य से संबंधित नृत्य है। जबकि पूरे देश में जो नृत्य किए जाते हैं, जो देश से संबंधित नृत्य होते हैं, उन्हें शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। जबकि जो हमारे प्रदेशों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नृत्य होते हैं उनको हम कह सकते हैं कि ये एक प्रदेश से रिलेटेड फोक डांस है, यानी कि लोक नृत्य है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन में कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं विपरीत क्रम में लिखना है, यानी कि Z to A लिखना है। इस वर्णमाला को Z to A लिखना है और फिर बताना है कि लेफ्ट, यहाँ पर क्या कहा है, बाएं से। बाएं का मतलब होता है लेफ्ट से 22वां, ठीक है, लेफ्ट से 22वां हो गया। उसके बाद लेफ्ट से ही क्या बताना है, 12वां बताना है। तो जब लेफ्ट और लेफ्ट आई, देखिए याद रखिएगा, लेफ्ट लेफ्ट आई, राइट राइट आई, तो इनको आपस में घटा देते हैं। तो इसको घटाएंगे, पहले वाले को उठाएंगे, पहले वाले को उठाएंगे तो पहला वाला लेफ्ट है और लेफ्ट से बचेगा हमारा 10, यानी कि बाएं से 10वां बताना है। क्या बताना है साथियों, बाएं से 10वां। बाएं से 10वां अगर जेड से काउंट शुरुआत करेंगे, क्योंकि बाएं दिशा हमेशा यही होती है और दाएं दिशा ये होती है, कई बार आपको करवाया है। तो दोस्तों अगर बाएं से शुरुआत करेंगे तो जेड से काउंट करने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो आप क्या करेंगे, इसको राइट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब सर राइट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो राइट में कन्वर्ट करने का मतलब है 27 नंबरों में से आपको 10 घटा देना है। कितने में से, याद रखेंगे दोस्तों, 27 में से आपको 10 घटा देना है, तो हमारा राइट में कन्वर्ट हो जाएगा और राइट में कन्वर्ट होकर ये 17 पर आएगा। अब देखिए ये रही दाएं दिशा, यानी कि राइट दिशा, राइट से बताना है, राइट से ABCD, देखिए यहाँ पर A है, B है, C है, तो 17वें नंबर पर कौन सा लेटर आएगा, वो आएगा हमारा Q।
ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में बास्केट को ये लिखा जाता है तथा आर्म को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में टर्म को क्या लिखा जाएगा, ये बताना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस प्रश्न की। तो कह रहा है एक सांकेतिक भाषा है बास्केट, यहाँ पर आर्म है, बास्केट को ये लिखा है, आर्म को ये लिखा है, तो टर्म का कोड बताना है। दोस्तों अगर आप बास्केट और आर्म को गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो दोस्तों ये टी है, ये वाला टी है, ये टी में लिखा है। उसके बाद यहीं पर पीछे ई भी दे रखा है, ये भी लिखा है। फिर आर दे रखा है आर्म में, और एम दे रखा है यहाँ पर, ये इस तरह से टर्म लिखा है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत के और लास्ट के कोड इससे बन रहे हैं। तो पहले नंबर के बास्केट के कोड कुछ उठाएंगे जो इससे संबंधित है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो कोड बन रहा है ई और टी, यानी कि लास्ट के दो पेयर हैं, लास्ट के दो पेयर इसके कोड के देखें क्या है, 4-2 है। यानी कि शुरुआत तो होगी ऑप्शन की 4-2 से। तो किस ऑप्शन की हो रही है, इसकी नहीं हो रही, इसकी नहीं हो रही, इसकी नहीं हो रही, केवल ऑप्शन नंबर सी से हमारा सही उत्तर आ जाएगा। और आगे आर को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लास्ट में ये नंबर देखेंगे, अगर आर्म के बाद के कोड @ उसके बाद 9, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हमसे, कह रहा है कि 48, 24, 96, 48, 192। तो इसमें बताइए कि इसका जो राइट क्वेश्चन मार्क के स्थान पर नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा। दोस्तों सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर बात कर लें, सबसे पहले क्या लिखा गया है 48, उसके बाद लिखा गया है 24, आगे 96, ठीक है, और आगे हो जाएगा 48, और आगे लिखा गया है 192, ठीक है, इस तरह से। और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा। तो साथियों अगर इस प्रश्न को आप देखेंगे तो इसको आप क्या कीजिए, ऑल्टरनेट सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। कैसे ऑल्टरनेट, आप देखेंगे 48 से गया है 96 पर, और 96 से गया है ऑल्टरनेट 192 पर। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 24 के बाद ऑल्टरनेट 48, तो अगला वाला क्या हो जाएगा ये बताना है। तो दोस्तों देखिए ऑल्टरनेट देखेंगे ×2 है, और आगे देखेंगे तो भी ×2 है। तो अब क्यों ना 24 दूना का 48 और 48 दूना का 96। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो पद आएगा वो 96 आएगा। क्या आएगा साथियों, 96 आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है सुनील का एक पुत्र करण और बहन संगीता है जो जगदीश और विजय की माता है। हरनेश जगदीश के मामा है, हरनेश करण से किस प्रकार संबंधित है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज्यादा एग्जाम में ये आपसे पूछा जा चुका है। दोस्तों कह रहा है सुनील का एक पुत्र करण है और बहन संगीता है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे सुनील को, ठीक है, ये हो गए हमारे सुनील जी, इनके लिए प्लस लगाएंगे। इनका एक पुत्र है जिसका नाम है करण, ठीक है, इनका एक पुत्र है जिसका नाम है करण, और करण है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और बहन संगीता है, तथा बहन संगीता, 1 मिनट, यहाँ पर बहन बनानी है तो सुनील के सामने इसकी बहन बनाएंगे, इसका नाम रख देंगे संगीता। क्या रख देंगे साथियों, संगीता रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम रख देते हैं, इसको संगीता बना देते हैं। तो ये हो गई संगीता, लड़की है तो माइनस लगाएंगे। जो जगदीश और विजय की माता है, जो का मतलब जस्ट आगे आने वाला, तो जस्ट आगे कौन आ रहा है यहाँ पर, आप देखेंगे जस्ट आगे यहाँ पर आ रही हैं संगीता जी, यानी कि संगीता जी माता किसकी हो जाएंगी, एक तो इसको शॉर्ट में लिख देते हैं जगदीश, दूसरी तरफ विजय, इन दोनों की माताएं हैं। अब अगर आप इनका नाम पढ़ेंगे तो ये पहले से ही नाम मेल की तरह दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों के दोनों मेल हैं तो प्लस लगा देंगे। आगे कह रहा है हरनेश जगदीश के मामा है, हरनेश जगदीश, तो ये रहा जगदीश, जगदीश के मामा कैसे बनेंगे, जब संगीता का कोई भाई होगा। देखिए संगीता का एक भाई ऑलरेडी सुरेश है, तो दूसरा भाई इस दिशा में बना देते हैं जिसका नाम है हरनेश, ठीक है साथियों, ये हो जाएगा हरनेश। ये हरनेश है, मामा है तो प्लस लगा देंगे। आगे कह रहा है हरनेश कर्ण से किस प्रकार संबंधित है। कर्ण कहाँ पर है, आप कहेंगे ये रहा कर्ण, ये रहा कर्ण, कर्ण कहेगा मेरे पिताजी, और मेरे पिताजी का जो भाई होगा वो मेरा क्या होगा, मेरा चाचा हो जाएगा। पिताजी का भाई चाचा ही तो होता है साथियों, तो इस तरह से चाचा जी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपसे 1 से 2 बार पूछा जा चुका है। तो कह रहा है दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापन करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न की हम चर्चा करेंगे तो ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ये जो स्टार चिन्ह दे रखे हैं तो इनके स्थान पर सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं। 16 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। चलिए अगर इस प्रश्न को आप गौर से देखेंगे
इस प्रश्न को गौर से देखेंगे तो आपको क्या करना है, जो डिवाइड का है एक रूल याद रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, या फिर कह सकते हैं ट्रिक याद रखनी है। उस ट्रिक में ये याद रखना है जो डिवाइड होगा वो एक ऐसे स्थान पर आना चाहिए ताकि उसके आसपास की जो 2-3 संख्याएं हो वो पूर्ण रूप से आपस में विभाजित करती हों। तो अगर ऑप्शन नंबर ए को उठाएंगे, डिवाइड रखेंगे, गुणा करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे, बराबर लगा देंगे, तो 4 चौके तो 16 हो जाएगा। 4 गुणा 3 12 होता है, और 12 में से अगर 4 चला जाएगा तो सर 8 बचेगा, जो कि 8 कभी 13 के बराबर नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे साथियों जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, क्या है, जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सरासर गलत उत्तर दे रहा है। इसके अतिरिक्त ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं, गुणा 16 चौके 64 और बराबर में 13 लाना है। कहीं पर डिवाइड भी नहीं है तो कभी नहीं हो सकता है ये, ठीक है। एक बार गुणा हो गया और वहां पर डिवाइड है नहीं ऑप्शन में, तो ये कभी भी 13 के बराबर नहीं होगा। अब देखिए बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी में, प्लस करना है, बराबर का चिन्ह लगाना है, उसके बाद क्या करना है, डिवाइड करना है, और डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई। 13 सॉरी यहाँ पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो 3 लिखा है और ये 4 लिखा है, तो 3/4 गुणा 13, तो क्या 13 या 39 हो रहा है, 39 क्या 4 से कटता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी भी दोस्तों हमारा गलत उत्तर हो चुका है। अब बचता क्या है, बचता है ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी में हम क्या फिल करेंगे तो आप गौर से समझिए। पहले तो माइनस करना है, उसके बाद क्या करना है, गुणा करना है, उसके बाद क्या करना है, भाग देना है, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, बराबर लगाना है। अब समझिए यहाँ पर ये रहा 16 माइनस 4 गुणा 3 बटे में 4, ठीक है, ये हमारा इस तरह से आएगा, और बराबर में 13। तो देखिए यहाँ पर गुणा में दोनों हैं कट जाएंगे, ये गुणा का चिन्ह तो कट गया, तो इसके बाद 16 माइनस 3 कितना होगा, आप कहेंगे 13 तो दे रखा है, तो 13 बराबर 13। इस तरह से साथियों LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी इसका बहुत शानदार सा उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा कि लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वीं पर है तथा राज दाएं से 7वें पर है। जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो सचिन बाईं ओर से, यहाँ पर कर लेंगे, बाईं ओर से 16वां स्थान पर हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले सचिन नाम का लड़का है, एस फॉर सचिन है, वो बाएं दिशा से 11वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर, आप कहेंगे सर 11वें स्थान पर है सचिन, ठीक है। तथा कह रहा राज दाएं से 7वें स्थान पर है, तो राज नाम का शख्स होगा यहाँ कहीं, ठीक है, ये रहा हमारा राज, और राज को हम बना देते हैं 7वें स्थान पर। R4 राज हो जाएगा 7वें स्थान पर, कौन से, दाएं दिशा से। अब कह रहा है जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, चलिए इनको जल्दी से स्थान बदलवा देते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पर आ जाना चाहिए सचिन यानी कि S डैश, और यहाँ पर आ जाना चाहिए R डैश यानी कि राज, ठीक है, इनका स्थान बदल गया। तो कह रहा है सचिन बाईं ओर से, यहाँ पर देखिए बाईं ओर से 16वां हो जाता है, यानी कि दोस्तों ये सचिन की जो पोजीशन है यहाँ से अब ये 16 हो गया। तो अब बता सकते हैं दोस्तों एक व्यक्ति की जिसका नाम है सचिन, उसकी बाएं से कंडीशन दे रखी है 16, दाएं से कंडीशन दे रखी है 7। तो जल्दी से बताइए कुल कितने व्यक्ति हैं। तो आप कहेंगे हम सर एक ट्रिक लगाएंगे, 16 प्लस में 7 और माइनस में 1, तो इस तरह का बनेगा 16 7 23 माइनस में 1 तो बराबर में 22। तो इस तरह से हम कहेंगे सर इसमें जो टोटल बच्चों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, सर 22 हो जाएगी। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखिए अगर बात कर लें इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक क्या है, तो ट्रिक ये है जब भी व्यक्ति आपका स्थान बदल ले, 2 बच्चे दे रखे हैं उनमें एक बच्चा स्थान बदल ले, तो आपको क्या करना है, जिस बच्चे ने स्थान बदला है, जिस बच्चे की 2 कंडीशन दे रखी है उसकी हमेशा बड़ी वाली कंडीशन उठाना है और दूसरी कंडीशन में इसको जोड़ देना है, ठीक है। इस तरह से हमारा सही उत्तर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 एक कैलेंडर का शानदार सा क्वेश्चन है। कह रहा राम को स्मरण है कि श्याम अपना जन्मदिन 17 जून के बाद और 22 जून से पहले मनाता है, तथा गोपाल को स्मरण है कि श्याम का जो जन्मदिन है वो 24 जून से पहले परंतु 20 जून के बाद है। तो श्याम का अपना जन्मदिन कब मनाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। श्याम के 2 दोस्त हैं, एक राम है तथा दूसरा गोपाल है। तो इन दोनों में से कंपटीशन चल रही है कि मुझे याद है कि 17 जून के बाद और 22 जून से पहले श्याम का जन्मदिन आता है, जबकि गोपाल नाम का शख्स है वो कह रहा है कि 24 जून से तो पहले आता है पर 20 जून के बाद आता है, मुझे कन्फर्म पता है। तो अब बताना है कि किस दिन जो श्याम है उस वो बर्थडे कब मनाता है। चलिए राम के अनुसार अगर बात कर लें तो राम कह रहा है पहले तो 17 जून के बाद होना चाहिए, यानी कि 18 जून को हो सकता है, इसके अतिरिक्त 19 जून को हो सकता है, इसके अतिरिक्त 20 जून को हो सकता है, इसके अतिरिक्त आपका 21 जून को हो सकता है, क्योंकि 22 जून से पहले है। अब वहीं पर गोपाल आ जाता है और गोपाल कहता है कि दोस्तों जो इसका जन्मदिन है
वो 24 जून से तो पहले है। 24 जून से पहले का मतलब 23 जून को हो सकता है, 22 जून को हो सकता है, 21 जून को हो सकता है और 20 जून के बाद है। सॉरी, 20 जून के बाद है और 24 जून से पहले है। तो 20 जून के बाद 21 आता है, 22 आता है, 23 आता है। अब ये बताइए कि इन दोनों में से ऐसे दोनों शख्स कौन है जिनको कॉमन डेट याद है। तो आप कहेंगे 18 कॉमन नहीं है, 19 कॉमन नहीं है, 20 यहाँ पर आ नहीं रहा, तो कॉमन जो मिल रहा है वो हमें 21 मिल रहा है। गोपाल को भी पता है 21 को है और राम को भी पता है 21 को है। तो इस तरह से जो श्याम है उसका जो बर्थडे होगा दोस्तों 21 जून को हो जाएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के दिन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा कि एक घड़ी में केवल 6 9 2 12 के स्थान पर बिंदु लगे हुए हैं। घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है, तो बताइए प्रतिबिंब 1:30 जैसा समय दिखाई दे रहा है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या है। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या लिखा है आप देखेंगे तो दर्पण प्रतिबिंब लिखा है, जबकि जो एग्जामिनर है उसने अपनी थोड़ी सी खोपड़ियाँ चला करके इसको क्या पूछा है, आपको जल प्रतिबिंब पूछा है। आप कहेंगे सर यहाँ पर दर्पण लिखा है, आप जल बता रहे हैं, भांग वांग तो नहीं खा लिए हैं। तो आप याद रखेंगे जल प्रतिबिंब में पूछा है। क्या पूछा है? जल प्रतिबिंब, क्योंकि उसने कहा है कि दर्पण के सामने घड़ी को उल्टा रखा गया है। दोस्तों जब भी घड़ी उल्टी हो जाएगी तो वो उसका जल प्रतिबिंब बन जाता है। मान लीजिए घड़ी यहाँ पर है, अब मैं इसको उल्टा यहाँ पर कर दूं तो ये इसका जल प्रतिबिंब तो होगा, क्षैतिज प्रतिबिंब बन रहा है तो इसका मतलब जल प्रतिबिंब है। तो अब बताइए इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो आप बता सकते हैं जल प्रतिबिंब के लिए 4 ट्रिक बताई हैं हमने, 4 नहीं सॉरी 3 बताई हैं। एक तो बताई है 17:90 में से दिया हुआ समय घटा दीजिए, जबकि दूसरी बताई है कि 6:30 में से दिया हुआ समय घटा दीजिए, या फिर 18:30 में से दिया हुआ समय घटा दीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा साथियों, हमारा जल प्रतिबिंब हमें पता चल जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर 6:30 से अगर घटा लें 1:30 को, तो दोस्तों कितना प्रतिबिंब बनेगा जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे 30 में से 30 तो 0 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बजेगा, यानी कि 5 बजे होगा। 5 बजे होगा तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो अभी तो आपने सर 6:30 से चेक किया, क्या 18:30 से भी यही आएगा। तो आप देखिए इसको बना लीजिए 18:30 को, तो कहेंगे 17 बजे आएगा। 17 बजे का मतलब भी 5 बजे ही होता है। 17:90 में से घटाएंगे तो आपका आएगा 17:60। सॉरी, यहाँ पर आपका 17:90 में से घटाएंगे तो आपका आएगा 16:60। तो 16:60 का मतलब भी हमारा 5 बजे ही होता है। तो यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। दोस्तों कह रहा है कि एम डी के पूर्व में है, के एफ के पश्चिम में है और एफ डी के दक्षिण में है, तो एम के किस दिशा में। चलिए शुरुआत करते हैं इसको सीधा सॉल्व करने की। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, कह रहा है एम जो बंदा है वो डी के पूर्व में है, तो यहाँ पर डी रहेगा, डी के पूर्व दिशा में एम हो जाएगा। ठीक है, पूर्व दिशा कौन सी होती है, ये वाली। इस तरह से हम कुछ सर्कल बनाते हैं। देखिए ये हमारा यहाँ पर एम रख देंगे, इसके बाद ये एक क्या बनाते हैं, बड़ा सा प्लस बनाते हैं, और बड़ा से प्लस में ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ इस तरह से बनता है। ठीक है, तो ईस्ट दिशा यही हो जाएगी। एम नाम का शख्स कहाँ पर हो जाएगा, तो आप कहेंगे डी के पूर्व में है। आगे देखिए, आगे देखेंगे तो क्या डी और एम से संबंधित कोई बात कही है, तो आप कहेंगे यहाँ पर देखेंगे तो एफ डी के दक्षिण में है। एफ नाम का जो शख्स है वो डी के दक्षिण में है, तो दक्षिण में एफ यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एफ। आगे एफ से कह रहा है एफ यहाँ पर कहा के एफ के पश्चिम में है। के नाम का जो शख्स है वो एफ के पश्चिम में है, तो एफ का पश्चिम कहाँ पर बनेगा, इस दिशा में, तो के यहाँ पर आ जाएगा। अब कह रहा है एम के से किस दिशा में है, से किसके साथ लगा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, के साथ लगा है। तो क्या कहेगा, के कहेगा कि ये जो दिशा बनेगी, क्योंकि दिशाएं तो 4 ही होती हैं, हालांकि दिशाएं 10 होती हैं, लेकिन 4 दिशाओं में नॉर्मली जो दिशाएं गिनती है ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये वाली दिशा बतानी है, तो यहाँ पर तो नॉर्थ है, यहाँ पर ईस्ट है, तो यानी कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व दिशा, और उत्तर पूर्व जो दे रखी है वो ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है। यही दोस्तों इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा कि कुछ बर्तन मैट हैं, कुछ बर्तन, चलिए बना लेते हैं। जब भी कुछ का पार्ट आएगा तो हम इस तरह से बनाएंगे, और अगर सभी का आएगा तो हम इस तरह से बनाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा है, कुछ बर्तन, यानी कि B4 बर्तन लिख देते हैं। यहाँ पर यदि हम लिख भी दें बर्तन तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ये हो जाएगा कुछ बर्तन का पार्ट, ये वाला पूरा बर्तन। कुछ बर्तन क्या है, M4 मैट है, तो यहाँ पर मैट बना देंगे। ठीक है, ये मैट हो गए। कह रहा है सभी मैट बिल्ली है, जितना भी मैट का पार्ट है, देखिए कलर चेंज करते हैं तो आप देखेंगे जितना भी मैट का पार्ट है वो सारा का सारा पार्ट, ये वाला, एक मिनट, ये जो जितना भी मैट का पार्ट है ये सारा का सारा किसके अंतर्गत आएगा, तो सर आप कहेंगे बिल्ली के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर हमारी बिल्ली हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बिल्ली। इस तरह से बिल्ली बन जाएगी। ठीक है, अब आगे का
कोई बिल्ली चूहा नहीं है, कोई बिल्ली, गौर से समझिएगा, कोई बिल्ली, ये जो पार्ट है ये कभी भी आपका चूहा नहीं बन सकता है, ये पार्ट कभी भी आपका क्या नहीं बन सकता है, तो आप कहेंगे सर चूहा नहीं बन सकता है। ठीक है, हालांकि वैसे असल ज़िंदगी में भी बिल्ली की चूहे से लड़ाई होती है क्योंकि चूहा को खा लेती है पकड़ के। दोस्तों यहाँ पर भी कोई बिल्ली चूहा नहीं है। तो अब अगर आप निष्कर्ष पढ़ेंगे तो कह रहा है कोई चूहा बर्तन नहीं है। देखिए चूहा कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर चूहा तो हमें ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है बर्तन। देखिए चूहे की लड़ाई तो बिल्ली से है, तो हमें क्या पता बर्तन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। वो जब एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए कुछ चूहे मैट नहीं है, कुछ चूहे मैट नहीं है, क्या कह रहा है, ये बात सही है दोस्तों, क्योंकि बिल्ली के अंतर्गत पूरा का पूरा पार्ट मैट का आ रहा है और चूहे का जो लड़ाई है, वो जो चूहे की लड़ाई है वो सारी की सारी किससे है, बिल्ली से है। तो ये बिल्ली में नहीं जा रहा है तो कुछ चूहा, हम तो कहेंगे कुछ चूहा मैट नहीं है, आप कहेंगे सही है। यहाँ पर तो कोई भी चूहा मैट नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये सही है। ठीक है, इस तरह से हमारा बनेगा निष्कर्ष केवल दो सत्य करता है। क्या कहता है, क्या कहेगा, निष्कर्ष केवल दो सत्य करता है। अब या तो आपको ये वाला निष्कर्ष दिखाई दे रहा है आइदर और, तो देखिए यहाँ पर चूहा है, यहाँ पर बर्तन है, यहाँ पर चूहा है लेकिन यहाँ पर मैट है, तो आइदर और तो लगना नहीं है, लगेगा केवल निष्कर्ष दो सत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है चावल गेहूं और अनाज में संबंध बताइए। तो आप कहेंगे जो चावल होता है, जब हम कटाई करके आते हैं, हम किसान भाई हैं, तो जो अपने किसान भाई कटाई करके आते हैं वो क्या कहते हैं कि मैंने अपने अनाज की कटाई कर दी। और बहुत सारे लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे अनाज को, क्या बनाएंगे दोस्तों, सबसे पहले हम बनाएंगे अनाज को, याद रखेंगे, अनाज को बनाएंगे। उसके बाद अनाज के अंतर्गत कुछ पार्ट हमारा गेहूं का आ जाएगा, किसका, गेहूं का, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ पार्ट हमारा चावल का आ जाएगा। ये कैसे आएगा, तो इसको समझिए, इसको आप समझिए। पहले चावल उठाएंगे तो चावल का गेहूं और अनाज होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होता। देखिए चावल गेहूं तो हो ही नहीं सकता है, तो ये तो हमेशा दूर दूर है, ये दूर दूर है, गौर से समझिएगा दोस्तों। चावल गेहूं तो दूर दूर है, लेकिन आप गेहूं कहेंगे तो ये भी चावल नहीं बनेगा, लेकिन गेहूं अनाज है, तो चावल भी अनाज के अंतर्गत और गेहूं भी अनाज के अंतर्गत। तो इस तरह से हमारा सही आरेख बन जाएगा। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी को, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। तो दोस्तों आज के टॉप 15 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई है तो साथियों एक बार से सेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने चैनल को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके अपना रिव्यू दीजिए। यदि क्लास पसंद आई है तो आप कमेंट में अपना रिव्यू दे सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, कोशिश करेंगे कि निरंतर क्लासेस चालू रहे। देखिए तबीयत का पता नहीं है, कभी ख़राब हो जाती है, क्योंकि हम दोस्तों किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम पानी लगाने चले गए, रात में पानी लगाया, वहाँ पर हमको हो गया जुकाम, गला बोलने से रहा। ठीक है, तो कल क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी। अब निरंतर क्लासेस आपकी आती रहेंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।